हेलो स्टूडेंट्स, हम आईआईटी जैम में आने वाली केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करा रही थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बोर मॉडल्स पढ़ा था। बोर एटॉमिक मॉडल्स में हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़े और इस पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हुए हमने रेडियस कैलकुलेट की और उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कैलकुलेट की। आज हम उन्हीं पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हुए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चलो आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में जब वो मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखो इस इलेक्ट्रॉन्स पे ये क्या है, ये न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा था। उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए इनके कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/4π के इक्वल हो, h/4π के मल्टीपल इंटीग्रल के इक्वल हो। क्लियर? ये इसके पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग है। अब देखो जब ये इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियाई पे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कोई भी मूव करता है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी ई से डिनोट करेंगे, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यदि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास m होता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। और यदि इसके ऊपर Ze चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे E चार्ज है तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी -kZe²/r। इनके बीच r डिस्टेंस है, r रेडियाई है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -kZe²/r। माइनस साइन अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। मीन्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी है अट्रैक्शन फोर्स के कारण है। रिपल्सन होता तो ये जो माइनस साइन था ये किस में कन्वर्ट होता, प्लस में रहता। क्लियर? अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रखूँ तो आपकी एनर्जी ई टोटल जो है वो होगी 12 mv² प्लस में -kZe²/r पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखते हैं। अब हमने बोर का एक पोस्टुलेट पढ़ा था और उस पोस्टुलेट्स में हमने एक इक्वेशन निकाली थी जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो रहे थे और उससे हमने एक वो निकाली थी अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। क्या था, mv² ये इक्वल टू था kZe²/r के। ये हमने पोस्टुलेट में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, जहाँ पे हमने ये कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं। उन दोनों इक्वेशंस को इक्वल किया था और हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है, आप mv² की जगह के ZE² रख सकते हो, या आप KZE² की जगह mv² रख सकते हो। हम आसान तरीका यही होता है कि हम mv² की जगह KZE² वैल्यू पुट करते हैं। तो अब आपके पास एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, E इक्वल टू हाफ mv² की जगह मैं क्या लिखूंगी, KZE²/r माइनस साइन भी प्लस और माइनस में कन्वर्ट होगा, KZE²/r क्या वैल्यू आ जाएगी, E टोटल मेरे पास आ जाएगा -1/2 KZE²/r। भाई हाफ प्लस का है और 1 माइनस का है, तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, माइनस का हाफ KZE²/r। अब इसमें r हमने कैलकुलेट किया था, r की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 3rd। अब हमने कैलकुलेट किया था r की वैल्यू, r क्या था, रेडियस की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने, r वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने n² h² अपॉन 4 π² mkZE², ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पे रख दूं, इसको पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 3rd में करो, E ये इक्वल टू होगा -12 एज इट इज, KZE² एज इट इज, r की जगह अपॉन में r है तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ नीचे आ जाएगी, n² h² इनटू में ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 4 π² mkZE²। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, ये बना E इक्वल टू -2 π² k², के ये रहा, के ये रहा, m 1 ही है, Z² e⁴ अपॉन n² h²। अब यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे वैल्यू है 2 π² कांस्टेंट है, k² कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन्स का मास कांस्टेंट है और e इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कांस्टेंट है और h फ्लंग कांस्टेंट। इन सब की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, कांस्टेंट। और इन वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻19। किस फॉर्म में आएगी, Z² अपॉन n²। किस में आएगी ये, जूल पर एटम। यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यदि ये वैल्यू हमारे पास कैलोरी में होती है तो हमारे पास वैल्यू आती है 313 -0.6 इंटू में Z² अपॉन n² कैलोरी पर मोल। यहाँ पे मोल आ गया, मोल में कन्वर्ट कर दिया था हमने, कैलोरी पर मोल। ये आपको याद रखने हैं ये चीज़ें, किलो कैलोरी पर मोल, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। ये डाटा आपको याद रखना है। कई बार हमसे कैलकुलेशंस
करवाता है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। यदि वो जूल पर एटम पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी पूछ रहा है, या किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की फॉर्म में पूछ रहा है, वो वहाँ पे हम क्वेश्चन के आधार पे यूनिट देख के हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे। यहाँ पे जेड एटॉमिक मास है, अब हम हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि बोर ने सबसे पहले इसको हाइड्रोजन पे अप्लाई किया था, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही तो अप्लाई हो रहा था। तो उस केस में जेड की वैल्यू क्या होगी 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर हाइड्रोजन एटम E इक्वल टू ये होगा -13.6, या जो भी आपकी वैल्यू इनमें कोई भी 13.6 इंटू में जेड की जगह 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n क्या है, ऑर्बिट नंबर, क्या है n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, कि वो 1 एनर्जी लेवल, या कहें कि हम इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, मीन्स एन की वैल्यू जो है वो क्या होगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज रहेंगे। क्लियर। तो इनका यूज करते हुए हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी गैप। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, ये ओवरऑल माइनस में वैल्यू कम होगी। ध्यान से देखना इसको, n की वैल्यू इंक्रीज हुई तो E की वैल्यू किसमें, माइनस में तो इंक्रीज होगी, माइनस में तो क्या होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, और प्लस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, देखो माइनस आगे साइन आ रहा है भाई, ये वैल्यू जितनी कम होगी, माइनस वाली वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी वो किसकी तरफ मूव करती जाएगी, प्लस वैल्यू की तरफ। और हमें पता है प्लस वैल्यूज बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू माइनस वैल्यू। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर यहां तक। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी गैप। कैलकुलेट एनर्जी गैप। अब देखो, हम अब किसी के लिए भी एनर्जी गैप कैलकुलेट करते हैं, -13.6 इंटू Z²/n² की बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी गैप कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन के लिए आप खुद निकाल लोगे, फिर Z की वैल्यू 1 रखोगे तो। अब हम कह रहे हैं E1 मीन्स n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। एनर्जी गैप कैसे निकालते हो आप, n1 से n2 के बीच कितना एनर्जी गैप है, तो मैं इस लोअर एनर्जी लेवल को तो n1 से रिप्रेजेंट करूं और इस हायर एनर्जी लेवल को n2 से रिप्रेजेंट करूं। मैंने क्या कहा, इस वाले एनर्जी लेवल को n1 से, लोअर एनर्जी लेवल n1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और ये हायर एनर्जी लेवल
N2 से रिप्रेजेंट करना। इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी En1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, ये क्या होगी -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर। भाई जेड एटॉमिक नंबर है, मैंने वहां पे शायद पीछे आपको एटॉमिक मास बता दिया था, सॉरी भाई, एटॉमिक मास नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है, गलती से हो सकता है एटॉमिक मास बोला हो, ये है एटॉमिक नंबर। जेड एटॉमिक नंबर है। अब एक ही एटम की बात कर रहे हैं हम, उस एटम से बाहर तो हम जा नहीं रहे, तो एटम की बात कर रहे हैं तो जेड तो सेम ही रहेगा। क्लियर? इस एनर्जी लेवल पे भी जेड वही है और इस एनर्जी लेवल पे भी जेड वही है, जेड चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या होगा N1 का स्क्वायर। अब इसकी एनर्जी क्या होगी En2, ये क्या होगी -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। एनर्जी गैप, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, डेल ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम। डेल ई ये क्या होगा En2 माइनस En1। डेल ई क्या होगा En2 माइनस En1। अब वैल्यूज पुट करते जाओ और डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। डेल ई -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, फिर इसका माइनस आएगा। ये माइनस तो मैंने आपके फॉर्मूले में जो माइनस लिखा था उसका यूज किया है, और ये माइनस मेरी एनर्जी में जो माइनस आ रहा है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। और ये एनर्जी गैप किस में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल ई ये इक्वल टू आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। क्या क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन ले लो। डेल ई -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दोनों में है, मैंने माइनस के साइन बाहर लिया है तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। अब ये जो प्लस का था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी बुकों में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये प्लस में है तो फिर आपका N1 पहले आएगा और N2 बाद में आएगा। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी लिख सकते हो। मैंने माइनस साइन बाहर लिया है तो ये क्या आएगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में, 1 अपॉन N1 स्क्वायर। अब हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पे जेड की वैल्यू क्या होगी? एटॉमिक नंबर 1, तो डेल ई फॉर हाइड्रोजन। अभी हम एनर्जी गैप निकालेंगे, कैसे कैसे इनके बीच में कितने कितने एनर्जी गैप चलते हैं। -13.6 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बना रही हूँ। हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 1 से 2 के बीच में कितना एनर्जी गैप है। यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है 1 और N2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। वैल्यू पुट करो।
डेल ई इक्वल टू, डेल ई 1 से डिनोट कर रही हूं मैं, पहला एनर्जी गैप देख रहे हैं हम, डेल ई 1 ये इक्वल टू होगा -13.6 इनटू में, या ब्रैकेट लगा लो, 1/2 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर, क्या आएगा, डेल ई 1 ये इक्वल टू आया -13.6, इसको करो 4, 1/4 -1/1, तो 1/4 -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 4 मीन्स 3/4 माइनस का, तो डेल ई 1 की वैल्यू आई प्लस का 13.6 इंटू में 3/4। यही अब हम बात करते हैं कौन सा एनर्जी गैप, जब हमारे पास ये 2 और 3 के बीच में हो, मीन्स N1 तो हमारा 2 हो और N2 हमारा क्या हो, 3 हो, उन दोनों के बीच एनर्जी गैप क्या होगा, निकाल लो वापस, जिसको हम डेल E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, कैलकुलेट करो, -13.6 1/N2 क्या है, 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, माइनस N1 क्या है 2, तो 1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 36, 4 - 9 मीन्स माइनस का 5/36, ये आएगा डेल E2 की वैल्यू आएगी +13.6 इंटू 5/36। अब देखो एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल E3, फिर एक रिलेशन बनाएंगे, डेल E3 का मतलब क्या हुआ, हम N1 तो लेंगे 3 और 4 वाले एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है, ये एनर्जी गैप निकाल रहे हैं, किस किस एनर्जी लेवल्स 3 और 4 के बीच एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं, निकालो, क्या आएगा, डेल E3 डायरेक्ट यूज कर रही हूं, -13.6 1/16 -1/9, डेल E3 ये वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू में 7/16 इंटू 9। अब देखो स्टूडेंट्स, 13.6 छोड़ो, सब जगह कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। अब आपसे कोई पूछा जाए 3/4 वैल्यू, 5/36 वैल्यू और 7/16 इंटू 9 वैल्यू, कौन सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली बात है 3/4। जैसे जैसे हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं ये वैल्यू कम होती जा रही है, और किसी भी चीज़ को कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मीन्स इन वैल्यूज़ के आधार पे हम ये कह सकते हैं क्या, कि एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ गए वैसे वैसे उनके बीच एनर्जी गैप कम होता हुआ चला गया। सबसे ज़्यादा वैल्यू डेल E1 की थी, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लगभग 1 के आसपास से। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5/36 से, 1/7 के आसपास, 1/7 के आसपास, और इसको तो और भी कम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये वैल्यूज क्या हो रही थी, कम होती हुई चली जा रही थी। तो डेल E1 की वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा मिली, फिर डेल E2 की मिली, फिर डेल E3 की मिली। मीन्स एनर्जी गैप का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से
जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, इन एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। बना लो। क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे तो उनके बीच एनर्जी गैप कम होगा, ज़्यादा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। वन, टू, इस गैप को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए चलोगे। 3, 4, 5 और भी कम होता हुआ चला जाएगा। 6, 7, इस तरीके से ये एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स। ये क्या है, डेल E1, ये क्या था, डेल E2, ये क्या है, डेल E3। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते गए उनके बीच एनर्जी गैप क्या होता गया, कम होता हुआ चला गया। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि इस बोर मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी। देखो, सबसे पहली लिमिटेशंस या इसकी ड्रॉबैक थी कि ये जो मॉडल था ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही अप्लाई हो रहा था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट क्या है लिमिटेशंस बोर मॉडल की, लिमिटेशंस। First, this model does not explain line spectra of multi electron system. This model does not explain line spectra of multi electron system. Multi electron system जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये उनका लाइन स्पेक्ट्रा डिफाइन नहीं करता है। ये केवल किसके लिए करता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए। जैसे हमने कहा था कि ये हीलियम प्लस के लिए, लिथियम +2, इस तरीके से जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उनका लाइन स्पेक्ट्रा डिफाइन करता है। दूसरी बात, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल भी डिफाइन नहीं करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उसी के बाद आगे और मॉडल्स आए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगी आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, और फिर हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की सीरीज, और उन सीरीज से हम कैलकुलेट करेंगे उनके लैम्डा की वैल्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी नंबर, क्योंकि इस तरीके से हमसे कैलकुलेट करवाता है। फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी नंबर पूछ लेता है, वेवलेंथ पूछ लेता है, तो आप इस डेल ई की वैल्यू का यूज करते हुए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।